का स्वागत है और इस वक्त हम लाइव जुड़े हुए हैं आपसे और हमारे साथ में मौजूद हैं इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार रमन रावल जी। हमारे साथ में मौजूद हैं सदाशिव यादव जी जो जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं और हमारे साथ में आशीष जी हैं जो किसान मजदूर संघ के प्रवक्ता हैं और हमारे साथ में पूर्व मंत्री राजा पटेरिया जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है और विषय हमारा आज ये है कि 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में। हालांकि बहुत जल्दी है इस बात को लेकर, लेकिन चूंकि सुगबुगाहट तैयार हो गई है और अंदर ही अंदर दोनों ही पार्टियां अपने स्तर पर बहुत ही कमर कसकर तैयारियां भी कर रही हैं। लिहाजा जरूरी है कि इस पर बात की जाए कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव होगा मध्य प्रदेश में उसके मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पर चुनाव होगा, क्या कोरोना उसमें कोई महती भूमिका निभाएगा, महंगाई जिस तरह से बढ़ती जा रही है क्या महंगाई जो है वो मुद्दा होगी, रोजगार मुद्दा होगा, स्वास्थ्य सेवाएं मुद्दा होगा या कोई और होगा। सबसे पहले रमन रावल जी हम आपसे बात करना चाहेंगे क्योंकि आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और अलग अलग मुद्दों पर आपका बहुत प्रखरता से आप बात करते हैं। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में जो 2023 का विधानसभा चुनाव होगा किन मुद्दों पर लड़ा जाए? देखिए पंकज बाबू, यूं तो आपने भी कहा है कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी कोई बहुत बिंदुवार किसी मुद्दे पर बात कर लेना, लेकिन संभावना के आधार पर बात करें। एक साल यूं लंबा समय है, यूं बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता चुनावी राजनीति के लिए। तो इस समय जो देश का माहौल है, जिस कालखंड से हम गुजर रहे हैं, वहां कब कुछ नए मुद्दे आ जाते हैं, कौन सी राजनीतिक हलचलें हो जाती है, वो बहुत ज्यादा तय करके नहीं चल सकते। पर मोटे मोटे तौर पर मध्य प्रदेश की बात करें तो किसान आंदोलन हाल ही में खत्म हुआ है और कोरोना, ये दो चीजें ऐसी है तो देश ही नहीं दुनिया को प्रभावित किए हुए। तो कोरोना के बारे में तो अनिश्चितता है कि अगले साल तक इसका क्या प्रभाव दुष्प्रभाव रहेगा, तब इसका अस्तित्व रहेगा नहीं रहेगा, मारक क्षमता कितनी होगी। तो कोरोना पर आज बात करने का कोई मतलब नहीं है। किसान आंदोलन हाल ही में खत्म हुआ और आप सभी यहाँ महानुभावों को याद होगा कि मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार ही जो है वो किसान वाले मुद्दे से हुई थी। कांग्रेस ने कर्ज माफी का एक ऐसा जबरदस्त शिगुफा छोड़ा था कि जिसके आगे भाजपा चारों कोने चित भले न हुई हो लेकिन सरकार नहीं बना पाई थी। अन्यथा माहौल तो ये था कि किसी भी हालत में भाजपा सरकार बनेगी और 130 से 150 सीटों का अनुमान था उसको सीट में से, लेकिन वो नहीं बना पाई थी। तो किसानों को केंद्र में रखकर पूरे देश की राजनीति चलती है। हम कृषि प्रधान देश कहलाते हैं, 70% 72% आबादी कृषि पर आधारित है। तो कांग्रेस और भाजपा इन दोनों का प्रयास ये रहेगा कि किसानों को कैसे अपने हक में किया जाए और उसका दारोमदार भाजपा के लिए अभी उसको ये फायदा है कि सरकार में है, सत्ता में है, तो वो सुविधाएं देना शुरू कर सकती है। कांग्रेस के लिए ये है कि घोषणाएं करनी है, बातें करनी है, तो हो सकता है बड़ी बड़ी बातें कर जाए, वो ऐसी घोषणाएं कर जाए जो सरकार में आने पर पूरी करनी संभव न भी हो। लेकिन आप देखिए कि इस समय खास करके पूरे देश में राज्यों के जब चुनाव होते हैं विधानसभाओं के, तो दक्षिण भारत से ये परंपरा चली है कि बहुत सारी घोषणाएं की जाती है मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए, उनको प्रभावित करने के लिए। उसमें अब तो ये टीवी, फ्रिज, बाइक, मोबाइल, साइकिल, स्कूल कॉलेज की फीस, इतनी मुफ्त बिजली, मेट्रो में यात्रा, मतलब अब याद नहीं है लोगों को कि क्या क्या सुविधाएं देने की घोषणा कर दी गई। गैस चूल्हे, गैस टंकी, सारी जो है सुविधाएं उनको मिलती है। तो हालांकि अब ये एक अलग बहस का विषय है कि ये तरीका ठीक है कि नहीं है कि करदाताओं की आय से आप अपने राजनीतिक हित साधने के लिए घोषणाएं करें। तो एक मुद्दा ये रहेगा किसानों का। दूसरा, इस समय आपने किसानों जी बोलिए। अभी यूं तो अपने को कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन भाजपा में उमा भारती ने 15 जनवरी से शराबबंदी का ऐलान किया था कि वो लठ लेकर और प्रदेश में शराबबंदी करवा। गुजरात और बिहार में शराबबंदी है, लेकिन उसके नतीजे हमने देखे हैं कि शराबबंदी के बाद भी वहां शराब की खपत बहुत ज्यादा होती है और इस वजह से शराब माफिया वहां पर जबरदस्त विकसित हो गए हैं, है ना। प्रदेश सरकार ने लेकिन नई शराब नीति घोषित कर दी, जिसमें पहले घर में 3 बोतल रख सकते थे, अब उसकी मात्रा दोगुनी कर दी गई है। जो 1 करोड़ रुपए जिसकी वार्षिक आय है वो घर में बाकायदा बार बना सकता है, घर में भी कर सकता है, बार खोल सकता है। ये बड़ा विरोधाभास का मुद्दा रहेगा। दूसरा, सिंधिया के आने के बाद से खासकर मध्य प्रदेश भाजपा की राजनीति ने एक नई करवट ली है।
और हमेशा ये चर्चा चलती रहती कि शिवराज सिंह अब गए तब गए, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाकर लाया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 2023 के चुनाव तक शिवराज सिंह को नहीं हटाया जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो राजनीतिक रूप से भाजपा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन अगर परिणाम अनुकूल रहे, भाजपा की सरकार आ गई, तो आपको याद हो तो 1985 में जिस तरह से अर्जुन सिंह को उत्तर प्रदेश पंजाब का राज्यपाल बनाकर प्रदेश की राजनीति से दूर कर दिया था, फिर वे केंद्रीय मंत्री बने। शिवराज सिंह चौहान के साथ ऐसा न भी हो तो उनको केंद्र की राजनीति में ले सकते हैं, और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर तो नरोत्तम मिश्रा और नरेंद्र सिंह तोमर, वी.डी. शर्मा, कई नाम है जो फिर जिनको यहाँ कमान दी जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये अकेले शिवराज सिंह है, नेतृत्व का बड़ा अकाल है, मतलब कोई एक ऐसा रमन जी कोई है नहीं, तो इस तरह के मिश्रित मुद्दे रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात की रमन जी आपने। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, किसान आंदोलन हो सकता है, शराब वाला मुद्दा हो सकता है, ये दो मुद्दे हैं। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ में आशीष जी मौजूद हैं जो किसान मजदूर संघ के प्रवक्ता हैं। आशीष जी, क्या लगता है आपको, किसान का जो मुद्दा है मध्य प्रदेश में वो काम कारगर होगा और क्या कहीं कोई चुनाव को प्रभावित करेगा 2023 को? आशीष जी। जैसा कि अभी जो तीनों कृषि कानून भी लाए थे, सरकार ने जबरदस्ती लॉकडाउन में किसानों को बिना बताए कृषि कानून लाए थे और किसानों पे थोपे गए थे। एक साल किसान आंदोलन चलने के बाद में सरकार ने इसे वापस ले लिया है, और वापस लेने के साथ में हम लोगों की दूसरी मांग थी एमएसपी गारंटी कानून, जो स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी कि एमएसपी लागत का 1.5 गुना किसानों को दिया जाए। वो अभी तक दिया नहीं गया है। केंद्र सरकार ने अभी इसकी समिति बनाई है। जैसे चुनाव आते हैं, हम चुनाव मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो मुद्दों में तो किसान आ जाता है, लेकिन क्या होता है, जैसे लास्ट टाइम जब किसान चुनाव आए, मुद्दे आए कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन क्या हुआ, डीजल के दाम दोगुने हो गए, फर्टिलाइजर के दाम दोगुने हो गए, किसान की आय आधी रह गई है। 2019 में केंद्र सरकार में देश भर के किसानों की आय को लेकर के एक रिपोर्ट संसद में रखी गई थी। उसमें बताया गया कि किसानों की आय 70% 17% से 20% तक कम हो गई है, और लगभग प्रतिदिन 1000 किसान खेती छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। प्रतिदिन 16 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है कि चुनाव के टाइम पे मुद्दा किसानों का बन के आता है। आप रमन रावल जी का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रमन रावल जी ने जो कहा था कि किसान मुद्दा हो सकता है, तो आप भी उस पर सहमत दिखाई दे रहे हैं पूरी तरह से? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूं कि किसान मुद्दा होगा, और किसान मुद्दे पे बहुत प्रभाव बहुत ज्यादा होगा चुनाव का। जैसे पिछली बार रावल जी ने अभी बोला कि कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी का जो मुद्दा लाया था कि हम माफ करेंगे, और कांग्रेस की सरकार बन गई थी, तो उसी प्रकार से आने वाले चुनाव में भी किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। किसान के लिए जो बढ़िया करेगा, बीजेपी कांग्रेस है, तो वो किसानों के वोट पा सकेगा। चलिए, इस वक्त पूर्व मंत्री राजा पटेल जी हमारे साथ मौजूद है। राजा जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि आपका एक बड़ा अनुभव है, आप मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस सरकार में, इस वक्त आप प्रवक्ता के तौर पर भी काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस का जो मुद्दा कांग्रेस जिसको बुलाएगी वो किसान होगा, किसानों का मुद्दा भाजपा पर भारी पड़ सकता है और कांग्रेस की मजबूती हो सकती है किसान? देखिए, आज सबसे पहली बात तो यह है कि इतने समय पहले इन सब चीजों पर आज बहस करना अप्रासंगिक है, परंतु जब बहस हो ही रही है तो इसमें कोई दो मत नहीं है। महत्वपूर्ण मुद्दे उस समय जो तात्कालिक हालात होंगे वो होंगे, परंतु यदि कोई विशेष खराब हालात या बहुत अच्छे हालात नहीं हुए तो किसानों का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जो शेष राजनीतिक दल हैं उनको इसको ईमानदारी के साथ उठाना चाहिए। तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के लिए यदि आज से सारे राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, जो किसान यूनियन है, किसानों के जो संगठन है, उनको आज से ही यदि वो जुट गए और जन जनता के इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने जन समर्थन खड़ा कर लिया, तो इस देश में, इस प्रदेश में बहुत बड़े परिवर्तन होने की संभावना है, प्रबल होगी। जी सरकार जी बोलिए। सरकार भले किसी की बने या बिगड़े, तो ये तय हो जाएगा कि किसान के नाम पर रोटी सेकने वाले पूंजीपतियों के दलाल जो राजनीतिक लोग हैं, उनका खात्मा होने का, उनके ताबूत में कील ठोकने का काम किसान और किसान हित
चिंतक जो राजनेता या राजनीतिक दल हैं, ईमानदारी से वो सफल हो जाएंगे। दूसरा, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के लिए भी मुद्दा बनाया जाना चाहिए। देश का अल्पसंख्यक जो है आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अपने आप को भयग्रस्त, उपेक्षित और दोयम दर्जे का नागरिक मान रहा है, जो संविधान की खुलेआम हत्या है। बेरोजगारी को लेकर के भी इन्हीं मुद्दों के साथ लेकर के हमें खड़ा होना चाहिए। इस देश में आज तक इतनी बड़ी झूठ की राजनीति कभी नहीं हुई कि 15 लाख रुपया हर घर के हर आदमी के पॉकेट में पहुंचेगा और 2 करोड़ नौकरियां प्रति साल देंगे और एक सिर के बदले में 10 सिर काट के लाएंगे। इससे बड़ा झूठ कभी नहीं हुआ। आज आपके माध्यम से मेरी अपील है, इस देश के अंदर, संविधान के अंदर आस्था रखने वाले लोग, प्रजातंत्र के अंदर आस्था रखने वाले लोग, धर्म विहीन राजनीति की कल्पना करने वाले लोग यदि आज नहीं चेते तो 2024-2023 के चुनाव के बाद हिटलरवादी संस्कृतियां इस मुल्क पर काबिज हो जाएंगी। और चलिए राजा पटेल साहब, ये चूंकि आप कांग्रेस से हैं तो ये आपका धर्म भी है कि इस तरह से अपनी बात रखी जाए, ठीक है। लेकिन इस वक्त मुद्दा है, सदाशिव यादव साहब से बात करना चाहिए। सदाशिव यादव साहब, क्या लगता है मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन जो है वो काम करेगा या शराब नीति काम करेगी? आप देखिए कि जो हालत है। सदाशिव यादव साहब से बात करना चाहिए। जी जी, नमस्कार। मैं एक तो आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सरकार है, ये सरकार व्यापारियों की सरकार है। किसान मुद्दे की बात आप ले लीजिए कि 1 साल से हमारे 1 साल से अधिक हमारे किसान भाई अपनी हक और अधिकार की लड़ाई जिस देश में उस कृषि कानून के विरोध में लड़ रहे हैं, जो केंद्र सरकार किसानों का भला नहीं चाहती, व्यापारियों का भला चाहती है, और वो आंदोलित होते हैं और 700 किसान से ज्यादा उसमें बलिदान हो जाते हैं। जब यहाँ के राजा को उनकी परवाह नहीं है, लेकिन उसके बाद माफी मांगते हैं केवल। अब उनकी जो शहादत हुई है, उनका जिम्मेदार कौन है? एक सबसे बड़ा। दूसरा, इनकी जो नीति है भाजपा की, जो नीति कभी भी किसानों के पक्ष में नहीं रही है, उसका परिणाम है कि आप चाहे मंदसौर में ले लीजिए, हमारे 6 किसान भाइयों को इन्होंने भून दिया। क्यों? वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे। वो मुद्दा 15,000 किसानों से ज्यादा शिवराज सरकार के समय वो आत्महत्या करने को मजबूर थे, क्योंकि उनकी नीतियां गलत थी। बेरोजगार हुए, उनका शोषण हुआ, वो उनके बच्चे नहीं पढ़ पाए। व्यापम को भी नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीके से व्यापम में 200 से अधिक गवाहों को जिम्मेदार थे, उनको खुद को आत्महत्या करार दिया गया, जबकि वो हत्या करार है। उन गवाह ही क्यों मरे ऐसे? आप बड़े बड़े डॉक्टर लोग उसमें हताहत, इन्होंने उनकी हत्या की है। शिवराज उनके दोषी है। यादव जी, आप ग्रामीण से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो ग्रामीण इस वक्त मध्य प्रदेश का जो गांव है, वहां पर किसानों को क्या समस्या है? क्योंकि हर तरह से सुविधा की बात तो की जा रही है मध्य सरकार के द्वारा, तो ये हवाई है। इस मुद्दे पर काम करेंगे? उपज का मूल्य अभी भी नहीं मिल रहा है। ये उपज का मूल्य मिलता है 2018 को। नहीं भूलना चाहिए कि किसानों ने आलू का जो मूल्य उनको उपज मिलना थी, जो किसानों ने स्टोर में रखे थे, वो फेंकने को मजबूर हुए। उनको उठाया नहीं गया किसानों ने। आप भावांतर का पैसा अभी तक नहीं दिया गया है, जो प्याज का पैसा है। तो ये किसानों के तो कृषि यंत्रों पे जितनी सब्सिडियां थी वो खत्म कर दी। किसानों के हक में क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं। किसान आज 2018 में जो मुआवजा मिलना था वो भी शिवराज सरकार ने अभी नहीं दिया है। ये अभी अतिवृष्टि ओलावृष्टि हुई, उसका मैदानी अमला भी नहीं गया है उसका अनुमान करने। तो ये जो सरकार है, ये व्यापारियों की सरकार है, कोई किसानों के हित की सरकार नहीं है। आप कमलनाथ जी ने जो वादा किया था, राहुल गांधी जी ने जो वादा किया था, लेकिन जो बात कर्ज माफी की थी, वो कर्ज माफी 3 चरणों में होना थी, 2 चरणों में हो चुकी थी। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके वो सरकार को गिराया है। इन्हें डर था कि कमलनाथ जी जिस तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं, जिस तरीके से सब वर्गों का हित का ध्यान रख रहे हैं, अपराध को खत्म कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं,
और इनको सबको डर था, और किसानों के हित की बात कर रहे हैं तो इन्हें डर था कि यदि ये 5 साल रह गए तो 15 साल 20 साल ये सरकार भूल जाते सरकार बनाना, क्योंकि इनको जनता ही भुला देगी। और कोरोना काल में ये आप बात करते हैं शिवराज सरकार, कोरोना पहले मोदी जी को, पहले राहुल गांधी जी ने बोला था कि एक भाव इतनी बड़ी देश में क्षति होगी, इसको समय रहते ही इस पे काम करना चाहिए। लेकिन आप सदाशिव जी माफी चाह रहा हूँ, समय चूंकि बहुत समय चूंकि कम है, बताना चाह रहा हूँ कोरोना में जो सुविधा मिलना चाहिए थी वो सुविधा के अभाव में, जो स्वास्थ्य के अभाव में इतने लोग हताहत हुए। और ये आंकड़े सरकार छुपा रही है, मौत की जिम्मेदार जो सरकार आंकड़े छुपाने का काम कर रही थी, सुविधाओं का काम नहीं कर रही थी, लोगों को बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, इसके जिम्मेदार शिवराज सरकार है। चलिए आप ये कहना चाह रहे हैं कोरोना भी मुद्दा हो सकता है। बहरहाल इस वक्त रमन रावल जी से बात करना चाहूंगा। रमन रावल जी, रमन रावल जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आशीष जी, राजा पटेरिया जी और सदाशिव यादव जी का अपना एक धर्म है, उनको अपनी पार्टी की बात रखनी होती है और ऐसा होता है कि सच्चाई बोल रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। ठीक है, मैं इस पर तकरार नहीं कर रहा कि वो सच्चाई है या कुछ और, लेकिन आपके अपना एक धर्म है। लेकिन रमन रावल जी, आपको क्या लगता है कौन सी मजबूत, भाजपा की कौन सी मजबूती होगी जो इस वक्त, शिवराज सरकार की कौन सी मजबूती होगी जो उनको चुनाव में काम आ सकती है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उनके लिए मजबूत हैं, मजबूत पक्ष के रूप में सामने? कांग्रेस की कमजोरी जो है भाजपा की सबसे बड़ी मजबूती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व का सर्वथा अभाव है। आप देखिए कि इतनी गुटी, मतलब विपक्ष में होकर भी जो एक तरह से आक्रामकता, मुद्दों की लड़ाई, जन आंदोलन, सरकार को घेरना, सिर्फ आरोप लगा देना, बयान देना, रोज सुबह उठ के व्हाट्सएप ग्रुप पर संदेश डाल देना, ये कोई विपक्ष का काम होता है? तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में आप देखिए कि सारे दिग्गज नेता हैं। दिग्विजय सिंह का अलग गुट है, अरुण यादव अलग है, कमलनाथ अलग है, पचौरी जी रहे नहीं रहे और प्रभावहीन हो गए, मतलब इस तरह की सारी चीजें जो है यहाँ पे विभाजित होकर चलती है। गुटिज्म जो है, मतलब जो गुटिज्म है वो एक बड़ा नुकसान है। 2003 में भी भाजपा अगर आई थी तो बड़ा मुद्दा कांग्रेस की कमजोरी, नाकामी और उसकी विफलता थी, जो लगातार वो शासन करने में अक्षम साबित हुई थी। जनहित के मुद्दों को ठीक से प्रयास पूर्वक नहीं उनका अंजाम तक पहुंचा पाई थी। सड़क बिजली के जो हश्र थे वो हमने देखे हैं। तो उस वजह से जो है उस समय कोई भी होता तो भाजपा की सरकार आ जाती। 15 साल इसीलिए बनी रही कि कांग्रेस की जरूरत महसूस नहीं होने दी। आप मुझे बताइए कि कोई डमरू बजाकर तो सरकार चलाई नहीं जाती, कांग्रेस चलाए या भाजपा चलाए, कोई भी चलाए, आखिरकार आपको कोई ऐसा काम तो करना होता है जो जनता के बीच सीधे तरीके से जाए कि हाँ ये जनहित के काम कर रही है। एक बात नेताओं द्वारा बार आती है कि किसान की सरकार, व्यापारी की सरकार, दलित की सरकार, हरिजन की सरकार, पिछड़े वर्ग की सरकार, उद्योगपति की सरकार। अरे जनता की सरकार इस देश में कब आएगी? आप वर्गों में क्यों बांट रहे हैं? कौन सी राजनीति ये होने जा रही है? व्यापारी का हित कोई हित नहीं होता क्या? उद्योगपति का हित कोई हित नहीं होता क्या? क्या वो देश में किसी भी तरह का कोई योगदान नहीं देता क्या? ठीक है, कृषक हमारे देश में बहुतायत में है, खेती जो है निश्चित रूप से, लेकिन आप देखिए पूरी दुनिया में उन देशों ने तरक्की नहीं की जहां पर कृषि प्रमुख थी। उन देशों ने तरक्की की जिन्होंने औद्योगिक क्रांति की, व्यापारिक क्रांति की। चीन जो है इसलिए आज दुनिया का सिरमौर नहीं है कि वहां पे खेती बहुत अच्छी होती। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, यहाँ तो मौसम ही साथ नहीं देता, कृषि कैसे करेंगे? तो कृषि पर आधारित रहकर सारे काम नहीं किए जा सकते। सरकार का तो दायित्व होता है कि संतुलन बनाकर चले, किसानों का भी ध्यान रखे, व्यापार का भी रखे, उद्योगपति का भी रखे। आप ये इस तरह तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास में मुद्दे उठाने का समय ही नहीं, वो गुटी। और आप सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आखिरकार कांग्रेस छोड़कर क्यों गए? दल बदल करते हैं लोग सत्ता के लिए। कांग्रेस में इतनी बुरी तरह से वो अपमानित किए जाते थे, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, उनकी बात नहीं सुनी जाती थी, उनकी अनदेखी की जाती थी, इसलिए वो भाजपा में आ गए। वो गुटी राजनीति कांग्रेस में चुनाव बिल्कुल सही बात है। एक रमन जी, समय चूंकि बहुत कम है हमारे पास में और आप चारों जुड़े और बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हुई। खास बात यह है कि कांग्रेस में नेतृत्वहीनता है, यही कारण जो है भाजपा की ताकत बन गया है और शायद 2023 में भी इस तरह से जो है वो मुद्दे सामने आएंगे। बहरहाल मुद्दा क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त आप सभी के जुड़ने हम बहुत सारा धन्यवाद। देखते रहिए सावधानी।